वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 11 फरवरी 2022 और 11 फरवरी 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यह वीडियो आपके बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। जो प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था, यह प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है। इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी मैंने आपको बताया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो सभी लोगों ने यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर किया है। ध्यान रखिएगा, सारण जिले के कालू घाट पर इस नए बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको दिया था। जो भी प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर वीडियो में पूछा जाता है, कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में आपसे विस्तार पूर्वक लिखें। और जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो इस बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का पीडीएफ को आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर डाउनलोड करें। इसमें वर्ष 2021 के सारे बिहार करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है, जिसमें कि आपको तकरीबन 1000 से अधिक प्रश्नों का संग्रह देखने को मिलेगा और सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण यहाँ पर है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलते अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार के सुपौल में कह सकते हैं ये राज्य का दूसरा सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है, जो कि कह सकते हैं तैरता हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डिटेल जानकारी आपको दे दूं कि बिहार के सुपौल जिले में बिहार का दूसरा तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले दरभंगा में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर बनकर तैयार किया जा चुका है। यानी कि आपको यहाँ से ये ध्यान रखना, ऐसा करने वाला सुपौल जो है ये राज्य का दूसरा जिला, जबकि हम पहले जिला की बात करें तो दरभंगा इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आगे अगर हम बात करें सुपौल में ये बन रहे तैरते हुए सौर ऊर्जा बिजली घर की, तो आपको ध्यान रखना सुपौल का तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर बिहार की पहली ऐसी बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ मछली पालन भी होगा। तो ये पॉइंट भी यहाँ से आपको ध्यान रखना, बिहार के इतिहास की ये पहली ऐसी बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें कह सकते हैं सौर ऊर्जा के उत्पादन के साथ साथ मछली पालन का भी कार्य किया जाएगा, यानी कि मत्स्य पालन भी होगा। अब यहाँ पर बात आई है दरभंगा की। तो दरभंगा के बारे में हालांकि मैंने पहले भी कई सारे पॉइंट आपको बताए हैं कि बिहार का दूसरा एम्स जो प्रस्तावित है ये दरभंगा में है। बिहार का दूसरा तारामंडल का निर्माण दरभंगा में होगा। पटना के बाद जो राज्य का सबसे बड़ा एजुकेशन हब है, यानी कि दूसरे स्थान पर दरभंगा है। और भी कई सारी जानकारी दरभंगा से रिलेटेड मैंने आपको दिया है। रही बात सुपौल की, तो सुपौल के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले मैप पर सुपौल की स्थिति को देखते हैं। बिहार वाले मैप पर जब आप नजर डालेंगे तो यहाँ पर आपको सुपौल देखने को मिलेगा। सुपौल जो जिला है ये कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं 3 जिले। ये जिले कौन कौन से हैं इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम सुपौल जिला की जो चौहदी है ये बिहार के कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। आप यहाँ पर अररिया से काउंट कीजिए। तो सबसे पहले हम अररिया को काउंट करेंगे। अररिया एक हो गया, और दूसरा होगा हमारा यहाँ पर मधेपुरा, तीसरा होगा सहरसा और चौथा होगा मधुबनी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं, पहला जिला है अररिया, दूसरा मधेपुरा, तीसरा सहरसा और उसके बाद मधुबनी। ये कुल 4 जिले जो हैं ये सुपौल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सुपौल की, तो मैंने अभी आपको बताया कि बिहार के ये कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं और कोसी प्रमंडल का जो मुख्यालय ये सहरसा है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना कोसी प्रमंडल में 3 जिले ये हैं सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। मैंने आपको कई बार बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल है और 38 जिले हैं। आपको ध्यान रखना उसी 9 प्रमंडल में से कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है सुपौल। चलते हैं यहाँ पर हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है दूसरा प्रश्न। यह प्रश्न की हाल ही में बरौनी रिफाइनरी का कार्यपालक निदेशक किसे बनाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजेंद्र कुमार झा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि हाल ही में राजेंद्र कुमार झा को बेगूसराय बरौनी रिफाइनरी का कार्यपालक निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट ये कि राजेंद्र कुमार झा ने शुक्ला मिस्त्री से बरौनी रिफाइनरी प्रमुख का कार्यभार औपचारिक रूप से ग्रहण किया है। अब इनकी नियुक्ति जो है ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बोर्ड में पहली महिला निदेशक के रूप में हो गई है। यानी कि पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बोर्ड में पहली महिला निदेशक के रूप में जो चुना गया है, या फिर कह सकते हैं जो नियुक्ति हुई है शुक्ला मिस्त्री की भी है। इस नियुक्ति के बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना बरौनी रिफाइनरी की जो कार्यपालक निदेशक का जो पद था ये खाली हो चुका था। इसी के बाद यहाँ पर राजेंद्र कुमार झा की नियुक्ति हुई इसी स्थान पर, कह सकते हैं इसी पद पर। अब यहाँ पर बात आई है बरौनी रिफाइनरी की। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। हालांकि पहले के
जो एग्जाम आयोजित हुए आज से 10 से 15 साल पहले, ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि बिहार का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है। अब ये प्रश्न उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन पहले ये बहुत पूछा गया था। आपको ये ध्यान रखना है कि बिहार का पहला तेल शोधक कारखाना बेगूसराय के बरौनी में है। इसके अतिरिक्त जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आगे है, जो कि सोवियत संघ की मदद से 49.40 करोड़ रुपए की लागत से 1964 में स्थापित किया गया था। ये तमाम विश्लेषण से जो जानकारी यहाँ पर मैं आपको देता हूँ, ये बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप बिहार में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हमारे जितने मटेरियल हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बेहतर क्वालिटी का आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको रोजाना कहता हूँ कि वीडियो जो है ये डेली बेसिस पे आप देखें। इससे आपको ये होगा कि कंटिन्यूटी जिस प्रकार से आपकी बनी रहेगी, आप एग्जाम में उतना बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। यानी कि कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यहाँ पर यह है कि रोजाना अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपकी जो क्षमता है प्रश्न को समझने की, याद रखने की, वो बेहतर होगी। यानी कि आपकी जो पढ़ाई के प्रति रुचि और चीज़ों को याद रखने की जो क्षमता होगी वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। अगर आप इसे छोड़ छोड़ के पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके लिए उतनी अच्छा साबित नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझना है। अगर आप करंट अफेयर्स को आधा घंटा समय दे सकते हैं 24 घंटे में, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं वरदान सिद्ध होगा आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में अब किस राज्य में, या फिर कह सकते हैं हाल ही में किस राज्य में यह घोषणा की गई है कि अब हर गांव और कस्बे की जन्मतिथि गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। ये किस राज्य सरकार की घोषणा है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको विस्तार से बता दूं कि मध्य प्रदेश में अब हर गांव और कस्बे की जन्मतिथि गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। ये प्रश्न मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा है कि इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने गिरिग्राम जैत से की है। हालांकि किस गांव की किस दिन जन्मतिथि मनाई जाएगी उस गांव के लोग ही कह सकते हैं मिलकर ये तय करेंगे। और इसके अतिरिक्त हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकादमी और संगीत संग्रहालय खोलने की घोषणा की गई थी। और भी कई सारी जानकारी मैंने आपको दिया था, डिटेल में मैंने आपको पिछले वीडियो में बतलाया था। यहाँ से ये भी ध्यान रखिए, बात है लता मंगेशकर की, तो भारत सरकार के द्वारा लता मंगेशकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से वर्ष 2001 में सम्मानित किया गया था। हमारा अगला होगा यहाँ पर चौथा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में भारत की कौन सी डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म ऑस्कर 2022 की दौड़ में शामिल हो गई है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राइटिंग विद फायर इसका राइट आंसर होगा। आपको ये ध्यान रखना, यह एक कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म है और इसका नाम है राइटिंग विद फायर। आपको डिटेल बता दूं कि भारत की डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म राइटिंग विद फायर ऑस्कर 2022 की होड़ में शामिल हो गई है। अर्थात इस फिल्म ने एकेडमी अवार्ड के 94 संस्करण के लिए नामांकन की अंतिम सूची में अपना जगह बना ली है। राइटिंग विद फायर की अगर हम बात करें तो राइटिंग विद फायर डॉक्यूमेंट्री का जो निर्देशन है ये रिंटू थॉमस और सुस्मित घोष ने किया है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर इसमें क्या दर्शाया गया इस फीचर फिल्म में, उसकी चर्चा हमने नेक्स्ट पॉइंट में किया है। राइटिंग विद फायर में खबर लहरिया के उत्थान की कहानी बयां की गई है, जो कि दलित महिलाओं द्वारा निकाला जा रहा भारत का एकमात्र अखबार था। दलित महिलाओं द्वारा जो निकाला गया भारत का एकमात्र अखबार था, यह था खबर लहरिया। इसी की चर्चा यहाँ पर इसमें की गई, या फिर कह सकते हैं इनकी कहानी को इसमें बयां किया गया है। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलते अगले पांचवें प्रश्न पे। हमारा पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की है, जिसके भी कह सकते हैं राजनयिक बहिष्कार भी भारत के द्वारा किया गया था। लेकिन यहाँ पे प्रश्न बनाया कि हाल ही में भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहम्मद आरिफ खान। आपको डिटेल से बता दूं कि स्कीयर आरिफ खान ने हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान छोटे से 4 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की, यानी कि इस दल में मात्र 4 लोग शामिल थे। इसकी अगुवाई अभी हाल ही में मोहम्मद आरिफ खान के द्वारा किया गया है। अगले पॉइंट में हमने मोहम्मद आरिफ खान की उपलब्धियों की चर्चा की है कि आरिफ है, यानी कि मोहम्मद आरिफ खान खेलों के एक ही चरण में 2 स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं। हालांकि हाल ही में इस ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह का भारत ने राजनयिक बहिष्कार भी किया था। ये जानकारी मैंने आपको कुछ दिन पहले भी दिया था। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, अमेरिका के द्वारा इसका राजनयिक बहिष्कार किया गया। साथ ही जो अमेरिका के सहयोगी राष्ट्र या फिर कह सकते जो उन्हें मानते हैं, समर्थन देते हैं उन्हें, तो वैसे राष्ट्र ने भी कह सकते हैं यहाँ पर इस ओलंपिक का कह सकते हैं बहिष्कार किया था, राजनयिक बहिष्कार किया था। और इस ओलंपिक की अगर हम बात करें तो ये शीतकालीन ओलंपिक है, जो कि कह सकते हैं 2022 का ये संस्करण है। तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन चीन के बीजिंग में 4 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक आयोजित किया जा रहा है।
तो ये भी जानकारी यहाँ से ध्यान रखें। हालांकि इससे पहले जो कह सकते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था, ये टोक्यो में हुआ था, और टोक्यो ओलंपिक 2020-21 से रिलेटेड जो हमारा वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ है विद पीडीएफ, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला होगा छठा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहट ऑपरेशन शुरू किया है? तो आहट ऑपरेशन की जो शुरुआत अभी की गई है रेलवे सुरक्षा बल अर्थात आरपीएफ के द्वारा किया गया है। आपको विस्तार से बता दूं कि रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू की है। अब इसके तहत क्या क्या कार्य होगा, कैसे इसका संचालन होगा, तमाम चीजें विश्लेषण सहित मतलब यहाँ पे आगे लिखा गया है। आपको बता दूं कि यह मुख्य रूप से उन ट्रेनों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो कि सीमावर्ती देशों में चल रही है, या फिर कह सकते हैं भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर जो ट्रेनें चल रही है, मुख्य रूप से इसी पर केंद्रित होगा। और इस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ लंबी दूरी के ट्रेनों में विशेष बल तैनात करेगी। यह ऑपरेशन मुख्य रूप से तस्करों से महिलाओं और बच्चों को बचाने पर केंद्रित होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में इस ऑपरेशन की शुरुआत जो की गई है रेलवे सुरक्षा बल अर्थात आरपीएफ के द्वारा किया गया है। रेलवे सुरक्षा बल अर्थात आरपीएफ की अगर हम स्थापना दिवस की बात करें तो इसकी स्थापना जो भी थी ये 1872 में की गई थी, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसके वर्तमान समय में डायरेक्टर जनरल है संजय चंद्र। अब यहाँ पर देखिए बात यह है रेलवे की, तो भारतीय रेलवे से रिलेटेड पूर्व मध्य रेलवे की चर्चा हमने यहाँ पर की है। पूर्व मध्य रेलवे से बिहार के एग्जाम में आपके प्रश्न बन सकते हैं। डिटेल जानकारी जो कि इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पर ऐड किया है। सबसे पहले ये ध्यान रखें पूर्व मध्य रेलवे का ये लोगो है, और पूर्व मध्य रेलवे जो है ये भारत के 18 रेलवे जोनों में से एक है, यानी कि वर्तमान समय में भारतीय रेलवे को 18 जोन में विभक्त किया गया। इन्हीं 18 रेलवे जोनों में से कह सकते हैं ये पूर्व मध्य रेलवे है, और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 8 सितंबर 1996 को हुई थी, और इसका मुख्यालय हाजीपुर बिहार में है। और इसके अंतर्गत 5 रेल मंडल शामिल हैं जो कि सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय और धनबाद है। ये आपको ध्यान रखना है। पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत जो 5 रेल मंडल हैं ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय और धनबाद इसके अंतर्गत आते हैं। और वर्तमान समय में अनुपम शर्मा पूर्व मध्य रेलवे यानी कह सकते हैं ईसीआर के महाप्रबंधक हैं। तो ये जानकारी ध्यान रखें। एक चीज यहाँ पे आपको बता दूं कि जो लोग बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से बीपीएससी मेकर ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिला ये 50 प्रैक्टिस सेट का कह सकते हैं एक श्रृंखला या फिर कह सकते हैं सीरीज है, जहां पर आपको विश्लेषण सहित यहाँ पर क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। इससे आपकी तैयारी का आकलन सही तरीके से होगा। आप यहाँ पर जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग यहाँ पर इसे ज्वाइन कर चुके हैं। आपका एग्जाम जो बीपीएससी वाला है खास करके 67वीं बीपीएससी ये कह सकते हैं 30 अप्रैल को आयोजित होना है, और इसके बाद सीडीपीओ वाला जो एग्जाम है ये 15 मई को आयोजित होगा। ऐसे में आपके पास लगभग 3 महीने का समय है, और इस 3 महीने में आप यहाँ पर इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये कोर्स के तहत आपको प्रोवाइड किया जाएगा बीपीएससी मेकर ऐप पर। तो इस कोर्स के अंतर्गत आपको क्या क्या मटेरियल मिलेंगे इसकी डिटेल जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा, तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहें। हमारा यहाँ पर अगला है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं। इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गौतम अडानी इसका राइट आंसर होगा। आपको विस्तार से बता दूं कि हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडानी बन गए हैं। ध्यान रखिएगा प्रश्न में हमने यहाँ पर चर्चा की है एशिया के सबसे धनी व्यक्ति की, पूरी दुनिया नहीं बल्कि यहाँ पर हमने सिर्फ एशिया की चर्चा की है। तो एशिया के सबसे धनी व्यक्ति जो भी हाल ही में बने हैं फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार, ये आपको ध्यान रखना गौतम अडानी इसका राइट आंसर होगा। गौतम अडानी को आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। इसके साथ ही गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में 10वें स्थान पर पहुंच गए, यानी कि एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति बनने के साथ साथ ये गौतम अडानी कह सकते हैं पूरी दुनिया के 10वें अमीर व्यक्ति हैं। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगले पॉइंट में हमने ये लिखा है कि फोर्ब्स ने जो रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स जारी किया है उसके मुताबिक गौतम अडानी की संपत्ति 90.1 अरब डॉलर है, जो कि मुकेश अंबानी की संपत्ति जो है ये 89.4 बिलियन डॉलर है। हालांकि ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कितनी संपत्ति किनके पास है, लेकिन यहाँ पर जो रैंकिंग है वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक पॉइंट यहाँ पर यह भी ध्यान है कि साथ ही गौतम अडानी ने मेटा के मार्क जुकरबर्ग को भी पीछे छोड़ दिया है। मेटा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं फेसबुक का बदला हुआ नाम है। फेसबुक के जो संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग को भी इन्होंने यानी कि गौतम अडानी ने इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। लेकिन एक पॉइंट ये ध्यान है कि वर्तमान में एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के मतलब मामले में कह सकते हैं इस सूची में शीर्ष स्थान पर है। तो ये जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है। हालांकि इसकी थोड़ी जानकारी मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको पिछले वीडियो में भी दिया था। आपको ध्यान रखना इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
आपको बता दूं कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश है और उन्हीं के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की थी और तब से अब तक 33 कलाकारों को यह सम्मान मिल चुका है, परंतु 2016-17 के बाद से इसके लिए कलाकारों का चयन नहीं हो सका था। लेकिन हाल ही में इस वर्ष से लता मंगेशकर पुरस्कारों की घोषणा की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे जो डिटेल जानकारी इसे आप याद रखें, लेकिन यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, फिर कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ये वाला भी है। तो मध्य प्रदेश के लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित होने वाले कलाकार में प्रसिद्ध संगीत निदेशक नौशाद पहले कलाकार थे जिन्हें यह सम्मान दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड हमने एक करंट अफेयर्स को शामिल किया है कि EFIR पंजीकरण सेवा मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। अगला होगा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना और किसके बीच कॉन्कर्स M एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के निर्माण एवं आपूर्ति के लिए अनुबंध किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड, यानी कि BDL, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में भारत डायनामिक्स लिमिटेड अर्थात BDL और भारतीय सेना के मध्य कॉन्कर्स M एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के निर्माण एवं आपूर्ति हेतु 3 लाख नहीं बल्कि 3,131.82 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इस अनुबंध को 3 वर्ष की अवधि में पूरा किया जाएगा और इसके तहत यहाँ पर जो चीजें लिखी गई है वो भी आपको ध्यान रखना है। कॉन्कर्स M दूसरी पीढ़ी के मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो कि इसका निर्माण विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच से लैस बख्तर बंद वाहनों को नष्ट करने हेतु किया जाएगा। और इसकी जो रेंज होगी, आप कह सकते हैं इसकी जो क्षमता होगी 75 से 4,000 मीटर होगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए भी हाल ही में भारतीय सेना और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के बीच ये समझौता हुआ है कॉन्कर्स M एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए। ये चीज़ें यहाँ से नोट कर लीजिए। जो लोग नोट नहीं कर सकते, इसकी जो डिटेल जो PDF है वो डेली बेसिस पे आपको BPSC मेकर ऐप पर मिलता है, वहाँ से आपसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे अगला है 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार फीफा महिला विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे भी रख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वियतनाम। आपको विस्तार से बता दूं कि हाल ही में वियतनाम ने प्ले ऑफ मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर पहली बार फीफा महिला विश्व कप में स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है। यानी कि अब तक क्या कह सकते हैं, ये पहली बार जो है मतलब ये उपलब्धि हासिल हुई, जो कि कह सकते हैं यहाँ प्ले ऑफ मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर ये कह सकते हैं फीफा महिला विश्व कप में अपना स्थान को कायम किया वियतनाम ने। और इस जीत से वियतनाम ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2023 में होने वाले फीफा विश्व कप के लिए अपना स्थान हासिल कर लिया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला होगा हमारा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी के प्रशिक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेजर संजय कुमार। आपको विस्तार से बता दूं कि राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी यानी कि NDA द्वारा जम्मू कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में तैनात परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर संजय कुमार को प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। अगला होगा हमारा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा किया है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदापुरम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम करने का निर्णय लिया है और इसके अतिरिक्त होशंगाबाद के बाबई का नाम महान कवि माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर माखन नगर भी किया जाएगा। ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं यहाँ पर आज के इस वीडियो के हम प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि बिहार के किस जिला में अंकुरवाट मंदिर से 2000 नहीं बल्कि 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। बिहार के किस जिला में अंकुरवाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भी चीज़ आप लिखेंगे कोशिश कीजिए कि विस्तार पूर्वक सभी चीज़ों को लिख पाए। और बिहार में जितनी परीक्षाएं आयोजित होती हैं ऐसे परीक्षाओं की तैयारी के लिए BPSC मेकर ऐप को आप जरूर डाउनलोड करें। बहुत से लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। यहाँ पर जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलता है इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी का आकलन कर पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की है। और जो आप इस सीरीज के अंतर्गत करंट अफेयर्स यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे इस एप्लीकेशन पर प्रोवाइड किया जाएगा। जो नोट्स बनते हैं इसका वो आपको यहाँ पर मिलेगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स से अपडेट रखा जाएगा। इसके अलावा और भी जो कर सकते हैं हमारे नोट्स, जैसे कि बिहार जीके का नोट्स होगा, यहाँ पर आपको 2 वॉल्यूम में मिलेगा। BPSC प्रीवियस ईयर का ऑल सेट यहाँ पर आपको मिलेगा प्री एग्जाम का, और भी कई सारे मटेरियल हैं, कई सारे टॉपिक बेस्ड नोट्स हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। बिहार के सभी एग्जाम पर ये केंद्रित है, जो खासकर के BPSC और CDPO जैसे एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकता है।
तो बीबीसी मेकर ऐप को अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। वहाँ पर जो जितने हमारे मटेरियल है सभी का आप लोग भरपूर लाभ उठा सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप वहाँ पर क्विज वाला सेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो एकदम से निःशुल्क है। यानी कि करंट अफेयर्स का जो क्विज होगा डेली बेसिस पे वो आपके लिए निःशुल्क है। उसके माध्यम से आप यहाँ पर करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।